दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एड्यूटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एड्यूटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं SMED के बारे में, जिसे कि हम बोलते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, जो कि हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन टूल है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के बारे में मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं SMED के बारे में कि सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज होता क्या है, उसमें कैसे हम चेंज ओवर के टाइम को कट डाउन करते हैं और कैसे हमारे लिए एक लीन टूल की तरह फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए SMED के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे SMED के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, SMED के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं SMD के, इनके बारे में, और SMED प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं और SMED के रिजल्ट्स क्या होते हैं और उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले SMED के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो SMED या फिर SMAD, जिसका मतलब होता है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, ये एक ऐसी मेथडोलॉजी होती है, ये एक ऐसा लीन टूल है जिसमें हम चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करते हैं। मतलब कि जो भी हमारी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं SMED में। कुल मिला के हम इसमें चेंज ओवर टाइम को, हमारे सेटअप टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो इसमें ये फ्रेज़ निकल के आता है सिंगल मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो चेंज ओवर करना है वो 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमें वो जो चेंज ओवर करना है वो सिंगल मिनट डिजिट में करना है, मतलब कि 0 से लेकर 9 मिनट के बीच में हमें अपना चेंज ओवर करना है, और यही SMED मैथडोलॉजी का टारगेट भी होता है। इसके बाद SMED की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो SMED जो हमारी प्रोसेस होती है इसे हम क्विक चेंज ओवर भी कहते हैं, और इसे डेवलप किया था शिगियो शिंगो शान ने जापान में, और जापान की जो कंपनीज़ हैं मज़दा, मित्सुबिशी और टोयोटा, इसमें इन्होंने इन्हें इम्प्लीमेंट किया था 1950 और 1960s में, और इन्हें फादर ऑफ SMED भी कहा जाता है। और इनका और भी बहुत योगदान है इंडस्ट्रियल टर्म्स में, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारी टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं SMED के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं यही इसकी एडवांटेजेस भी बन जाती हैं जब हम SMED को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम क्विकली चेंज ओवर कर लेते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। इससे हमें इन्वेंट्री में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स को, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवेलेबल होती हैं काम करने के लिए, और इससे फ्लेक्सिबल बन जाता है इन्वायरमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं चेंज ओवर और चेंज ओवर टाइम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब हम SMED अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चेंज ओवर क्या होता है, जब कोई भी लाइन पे या फिर किसी भी मशीन पे कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा होता है और दूसरे प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो हम सेटिंग्स करते हैं, जो हम टूल एंड डाई वगैरह चेंज करते हैं, अपनी मशीन को या लाइन को कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेंज ओवर। अब जो यहाँ पे चेंज ओवर टाइम है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि चेंज ओवर टाइम क्या होता है। तो चेंज ओवर टाइम वो टाइम होता है जब पिछली सेटिंग पे जो हमारा लास्ट ओके प्रोडक्ट निकलता है वहाँ से लेकर जो हमारा अगली सेटिंग पे, नए सेटअप पे जो हमारा फर्स्ट ओके प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम बोलते हैं चेंज ओवर टाइम। अब कई लोग जानते हैं या फिर कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो चेंज ओवर का टाइम होता है वो ये होता है कि जो हमने टूल एंड डाई पुराने पार्ट की निकाल ली और नए पार्ट की लगा दी, और जो टाइम हमारा उसमें खर्च हुआ वो हो गया उसका चेंज ओवर टाइम। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम चेंज ओवर करते हैं तो जब तक हमारा नई सेटिंग का ओके प्रोडक्ट नहीं निकल जाता है, जब तक क्वालिटी वालों से चेक करके सेटअप को अप्रूव नहीं कर देता है, तब तक चेंज ओवर चलता रहता है, क्योंकि हमें
तब भी हो सकता है फर्दर सेटिंग्स वगैरह करनी पड़े टूल में अगर हमारी रिपोर्ट्स गलत आए। तो जब तक हमारा सेटअप अप्रूव नहीं होता है, क्वालिटी वाला ये नहीं बोल देता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओके है, तब तक हम प्रोडक्शन को रन नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन रन होने लग जाती है, जब हमारा सेटअप अप्रूव हो जाता है, तब हमारा चेंज ओवर टाइम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एसएमईडी एक्टिविटीज़ के बारे में। इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है हमारी मेनली। एक होती है हमारी इंटरनल सेटअप एक्टिविटीज़, एक होती है हमारी एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज़। अब इंटरनल सेटअप एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिन्हें कि हम तभी कर सकते हैं जब हमारी मशीन बंद रहेगी, जैसे कि डाई को निकालना पुराने पार्ट के और नए पार्ट की डाई को लगाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें मशीन को बंद करना ही पड़ेगा, तो वो हो गई उसकी इंटरनल एक्टिविटी। अब एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जो कि हम तब भी कर सकते हैं जब हमारी प्रोडक्शन रन हो रही है, जब हमारी मशीन्स चल रही हैं। जैसे कि नया जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी डाइस को हम मशीन के पास ले आएँ, ठीक है। जो भी हमें टूल्स वगैरह की ज़रूरत है उन्हें हम पहले ही पास ले आएँ मशीन के। तो ये जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम काउंट करते हैं एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज़ में। अब बात करते हैं एसएमईडी प्रोसेस के बारे में कि एसएमईडी जो प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हमारे 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहले तो एक शुरुआती स्टेज होती है। उस स्टेज में हम क्या करते हैं, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं पूरे प्रोसेस को। जो भी हम पहले चेंज ओवर का तरीका जो हमने अपना रखा है, जैसे हम चेंज ओवर करते हैं उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, किसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें टाइम स्टडी भी हम करते हैं, ठीक है। कुल मिला के हम इसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो स्टेज 1 आती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सेपरेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करी और यहाँ पे कुछ हमने इंटरनल एक्टिविटीज़ भी करी जो ग्रीन में दे रखी हैं। तो ये हम एक्सटर्नल कर रहे हैं, फिर इंटरनल कर रहे हैं, फिर एक्सटर्नल कर रहे हैं, फिर इंटरनल कर रहे हैं। मतलब कि हमारी जो चेंज ओवर है वो ऐसे चल रहा है, कोई मतलब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है इसमें सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को और इंटरनल एक्टिविटीज़ को। ये सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं उन्हें अलग कर लेते हैं और जो जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होता है वो होता है कन्वर्ट इंटरनल एक्टिविटीज़ टू एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उन्हें एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में। मतलब कि हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो कि हम पहले ही कर सकते हैं जब हमारी मशीन बंद ना हो, ठीक है। तो उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें फिर हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। तो जो उसमें एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे कि हमारा लीन टूल है तो हम उसमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं। तो जो हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं एक्सटर्नल में से भी एज वेल एज इंटरनल एक्टिविटीज़ में से भी। फिर हम एक सेट बना लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ का अलग अलग। फिर जो हमारा थर्ड स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन ऑल एक्टिविटीज़। जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें हम एक स्मूथ फ्लो में करते हैं। मतलब कि जो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें हम इस तरीके से करते हैं कि एक स्मूथ फ्लो में वो एक तरीके से हो जाए, मतलब फटाफट से हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कर लें और फिर जब हमारी प्रोसेस बंद होगी, जब हमारी मशीन बंद होगी, तब हम फटाफट से इंटरनल एक्टिविटीज़ कर लें। इन्हें हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेज आता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसीजर। जो फिर हमने एक्सटर्नल इंटरनल प्रोसीजर बनाया है कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी और कैसे कैसे हम करेंगे, कितने कितने टाइम में करेंगे, और इंटरनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, कैसे कैसे करेंगे और कितने कितने टाइम में करेंगे, उसका हम एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बना लेते हैं और उसी को फिर हम फॉलो करते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शुरुआती स्टेज की, जो कि प्रिलिमिनरी स्टेज होती है ऑब्जर्व और रिकॉर्ड की।
तो इसमें क्या होता है, ये एक टीम वर्क होता है, इसमें टीम मिलके काम करती है, वो ऑब्ज़र्व करती है जो भी हमने रिकॉर्डिंग करी है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे ऑब्ज़र्व करती है कि कौन कौन सा काम कैसे कैसे हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, कितने सेकंड लग रहे हैं उसमें, और वो काम क्यों किया जा रहा है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसे क्या हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में हम टाइम स्टडी भी करते हैं और ब्रेक कर करके देखते हैं प्रोसेस को कि कौन कौन सी प्रोसेस कितने कितने टाइम में हो रही है। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 1, जिसमें हम सेपरेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को। तो इसमें हम सेपरेट कर लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को, और साथ साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि क्या हम जो ये इंटरनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्या इन्हें एक्सटर्नली करा जा सकता है। क्योंकि जो इसमें इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं, जैसे कि हमारी डाइस जो हैं वो रिमोट लोकेशन पे कहीं पे रखी हैं, हो सकता है हमारी प्रोसेस बंद हो जाए और हम डाई लाने में ही लेट हो जाए, मतलब कि वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ और वो हमारी इंटरनल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए। या फिर स्पैनर हमारे लिए जो टूल्स हैं वो ना मिले हमें, ठीक है, टाइम पे मशीन के पास ना मिलें और मशीन हमारी बंद पड़ी रहे, हम टूल को ही ढूंढते रह जाएं, वो हमारी एक्सटर्नल की जगह इंटरनल एक्टिविटी बन जाएगी। और या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसे हम चेक करना भूल जाएं कि मतलब जो हम सेटअप चेंज कर रहे हैं क्या पता उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो या फिर हमारे पास ना हो। और जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो डाई को उठाने के लिए ले जाने के लिए यूज़ हो रहा है वही हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं फर्स्ट स्टेज में, उन्हें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और क्या हमारी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल में इंटरनल एक्टिविटीज़ को एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में। मतलब कि जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इन्हें एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एक्टिविटीज़ को एक्सटर्नल में कन्वर्ट करते ही हैं। उसमें हम री एग्ज़ामिन करते हैं, दोबारा से प्रोसेस को देखते हैं, फिर उन्हें मतलब फंक्शंस को देखते हैं कि क्या इसका फंक्शन है, क्या वो पहले हो सकता है बाहर या फिर नहीं हो सकता है। उसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरनल एक्टिविटीज़ को एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में। इसमें इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि इमेजिनरी सेंटर लाइन एंड रेफरेंस प्लेन्स। जैसे कि हम कोई भी डाई लगा रहे हैं, कोई भी डाई पंच लगा रहे हैं तो उसमें हमें टेबल पे बेड पे देखना पड़ता है, अगर वो ओपन डाई है तो सेंटर में हो, अलाइनमेंट उसकी ठीक हो। इसकी जगह हम हो सकता है डाई के डिज़ाइन को चेंज करके, मतलब कि ओपन डाई की जगह हम पिलर सेट डाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें अलाइनमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, वो हमें पहले से ही अलाइनमेंट सेट मिलेगी और हमें जस्ट डाई को वहाँ पे फिक्स करना है अपने बेड पे। तो इस तरीके से हम इंटरनल एक्टिविटी को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें इश्यूज़ आते हैं कि इंटरनल एक्टिविटी जो हम करते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि उन्हें कैसे करना है। तो इसके लिए फिर हमें स्किल्ड मैन चाहिए होता है, जो कि डाई सेटर ही हमें चाहिए होता है, वही डाई को सेट कर पाता है क्योंकि उसी को पता है कैसे कैसे सेटिंग करनी है। कोई रिकॉर्डिंग हमने कर नहीं रखी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन हमने कर नहीं रखी होती है। और स्टेज 3 में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन ऑल एक्टिविटीज़। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ और इंटरनल एक्टिविटीज़, इन्हें हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इन्हें हम और कैसे स्मूथ वे में चला सकते हैं और कैसे स्मूथ तरीके से हम फटाफट से एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि इनमें कॉमन इश्यूज़ आते हैं फास्टनिंग के, जैसे कि डाई कैसे उसमें टाइट होगी या फिर फास्टन होगी, जो हमारा बेड है मशीन का उस पर हो सकता है उसमें बोल्ट से हम उसे कस रहे हों। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम बोल्ट से किसी भी डाई को कसते हैं तो उसमें जो लास्ट टर्न होता है टाइट करने वाला, वही एक वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है। उससे पहले जो हम बोल्ट को चढ़ा रहे हैं नट पे, वो एक नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है। तो इसमें हमें उस टाइम को कट डाउन करना है क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एक नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉगल टाइप के या फिर हाफ टर्न टाइप के, लीवर टाइप के लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा डाई लॉक हो जाए, फास्ट टर्न हो जाए हमारे बेड पे। और फिर इसमें हम अपने बोल्ट के हेड के साइज़ को स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग टाइप के लगा देंगे तो फिर अलग अलग टाइप के टूल्स चाहिए होंगे, अगर एक भी टूल हमें नहीं मिलेगा तो उसमें देरी होगी फिर। और इसमें हम डाई की हाइट्स को स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं कि सभी सेम हाइट पे लगेंगी, तो इसमें सेम स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएगा और जो हमारी प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगी।
इसके बाद हमारी स्टेज 4 आ जाती है डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर्स, मतलब जो भी हमने चीज़ करी है, इंटरनल एक्टिविटीज़ जो हमने डिफ़ाइन करी हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो डिफ़ाइन करी हैं, जो उनका टाइम डिफ़ाइन किया है, जो उनका तरीका करने का डिफ़ाइन किया है, उन सभी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं और उन्हीं चीज़ को सब लोग फॉलो करते हैं। और जब हम दूसरी बार स्मैड अप्रोच का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कम से कम 3 इम्प्रूवमेंट ऐसे करते हैं कि उससे जो हमारा प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्मूथ बन जाए और ज़्यादा हम टाइम को कट कर लें। उसके लिए फर्दर हम रिव्यू करते रहते हैं प्रोसेस को, क्योंकि जो ये प्रोसेस होती हैं एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होती है, इसे हम बार बार जब हम करते रहेंगे तो उसमें और सुधार होते जाते हैं। इसके बाद ये है SMED इम्प्रूवमेंट आइडिया मॉनिटरिंग शीट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर्स में एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं कि माउंट द कंपोनेंट ऑन मशीन बेड। बिफोर SMED इसमें टाइम लग रहा था 8 सेकेंड्स का। इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ में क्या करा हमने, पैलेट चेंज कर दिया, उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, तो आफ्टर SMED इसमें 0 टाइम लग रहा है, तो टाइम सेविंग हमें सीधा सीधा मिल जाती है 8 सेकेंड की। ऐसे डिफरेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट में यहाँ पे 40 सेकंड लगते थे बिफोर SMED, और फिर हमने इसमें पोका योके कर दिया कोई कि इसमें गलत तरीके से वो घूमे ही ना, ओरिएंटेशन हो ही ना, तो यहाँ पे अब बाद में लग रहे हैं 28 सेकंड, तो यहाँ पे हमने टाइम सेव कर लिया सीधा सीधा 12 सेकंड का। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ का टाइम स्टडी कर रखी है और क्या क्या टाइम हमने कट डाउन किया वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है शीट में। और टोटल यहाँ पे नीचे निकल के आता है, पहले SMED से टाइम लगता था 480 सेकंड और अब लग रहा है 385 सेकंड, तो सीधा सीधा हमने 95 सेकंड्स इसमें सेव कर लिए हैं। इसके बाद रिजल्ट्स ऑफ SMED सिस्टम, तो ये कुछ ग्लोबल रिजल्ट्स हैं, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने SMED अप्रोच का यूज़ किया है। इसमें टी मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे पहले है, इसमें इन्होंने 80 टन सिंगल शॉट प्रेस है, इसमें SMED अप्रोच का यूज़ किया, जिसमें बिफोर इम्प्रूवमेंट टाइम लगता था 4 घंटे का और बाद में लग रहा है इसमें 4 मिनट 18 सेकंड का सिर्फ। और यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन हुआ है टाइम का वो है 98%, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरीके से S मेटल हो गई, H प्रेस हो गई, और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ ने मतलब यहाँ पे 94% रिडक्शन किया टाइम में, 98% किया, 89% किया, सभी का टाइम ये 7 मिनट 48 सेकंड 2 मिनट ऐसे आ रहा है। जैसा कि जो हमारा टारगेट होता है SMED का 0 से 9 मिनट्स के बीच में हमें चेंज ओवर करना है। और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं नीचे, जैसे कि AM बॉटलर्स है, जो बॉटलिंग प्लांट है इनका, इन्होंने 32 मिनट 43 सेकंड को घटा के 23 मिनट 33 सेकंड कर दिया, इसमें 28% रिडक्शन हुआ है। बट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जैसे कि स्टार है यहाँ पे, तो आफ्टर 1 SMED एक्सरसाइज, मतलब कि जो पहली एक्सरसाइज में इन्होंने इतना रिड्यूस कर दिया टाइम को, फर्दर ये एक्सरसाइज करेंगे और हो सकता है टारगेट को अचीव कर लें। तो ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होती है, हर बार इसमें सुधार करते रहते हैं। तो इस अप्रोच का इस्तेमाल करके ये डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने सेटअप टाइम को रिड्यूस किया है। तो ये कुछ ग्लोबल रिजल्ट्स थे हमारे सामने। अब ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं हमारे SMED के, नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हमें इससे मिलते हैं, ये कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो इसमें रिड्यूस हो जाती है हमारी इन्वेंट्री, जैसा कि हमें इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम क्विकली चेंज ओवर कर सकते हैं और कोई भी पार्ट बना सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है, प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली हमारी इम्प्रूव हो जाती है। और जैसा कि OEE में अवेलेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज़्यादा मशीन अवेलेबल होगी उतना ही हम प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, तो हमारी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा चेंज ओवर में टाइम वेस्ट नहीं होता है। और इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है, तरह तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं क्विकली चेंज ओवर करके। और ऑपरेटर्स की कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाती है हमारी, क्वालिटी बेटर हो जाती है हमारी, बेटर वर्कर यूटिलाइजेशन हो जाता है, शॉर्टर लीड टाइम हो जाता है, हम कम से कम टाइम में अपने प्लांट में कोई भी चीज़ बना के निकाल सकते हैं, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। और जो हमारा प्रोसेस में वेरिएबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हम डाइज स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं, इस तरह की यूज़ करते हैं कि प्रोसेस में वेरिएशंस भी बहुत कम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब था SMED के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सब था सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस के बारे में। तो कैसे हम SMED अप्रोच का यूज़ करते हैं, कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और कैसे कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।